नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस को शुरू करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे अभी क्लास 12th में आए हैं, बहुत ही बधाई आपको। मज़े से पढ़ाई करिए मेरे साथ, उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आएगा। मैट्रिसेस से शुरू करिए, आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। मैट्रिसेस बहुत ही आसान सा चैप्टर है। ये आपके दिमाग में एक खुशनुमा सा लम्हा ज़िंदगी भर आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि मैट्रिसेस को पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। ठीक है दोस्तों, तो मैट्रिसेस क्या होता है, पूरा बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे। जो भी बच्चे हैं नए, घबराइए मत, आप अपना कॉपी किताब निकाल लीजिए और एकांत में बैठ करके मेरे साथ पढ़िए। और एक बात, जो भी बच्चे मेरे से लाइव पर्सनली लाइव पढ़ना चाहते हैं, अपना डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो वो हमारे मेंबरशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ोन करिएगा 7979761478 है, व्हाट्सअप नंबर भी है, फ़ोन नंबर भी है। और अगर ज्वाइन भी नहीं होना है तो आप मुझसे अपना डाउट पूछो, मतलब जो भी चीज़ कैसे पढ़ना है, क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मुझे फ़ोन करो, व्हाट्सअप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और दोस्तों ये भी बता देता हूँ कि लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए जो फ़ीस है वो हमारा 500 रुपीज़ पर मंथ है। ठीक है, यानी कि मैं आपको लाइव पूरा कॉल टू कॉल समझाऊंगा, और ऐसे मैं वीडियो पूरा फ्री में डाल रहा हूँ, उसके लिए कोई 1 रुपया आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं पूरे क्लास 12th का जितना भी रिकॉर्डेड वीडियोस है वो मैं फ्री में आप लोग को पढ़ाऊँगा। ठीक है, जिनको लाइव पढ़ना है वही 500 रुपीज़ दें। चलिए फिर दोस्तों मैट्रिसेस पर फोकस करते हैं। मैट्रिसेस में क्या होता है ना कि तरह तरह के मैट्रिक्स हम लोग को यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अगर ऐसे समझाने जाएँ तो आपको हो सकता है समझ में भी आ जाए, लेकिन मैं क्या करूंगा कि कुछ मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पर आपको समझाऊंगा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको तुरंत बनवाऊंगा। इससे क्या होगा कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स भी कहते हैं और मैट्रिसेस भी कहते हैं, नाम पर फोकस करिए, दोनों ही का मतलब एक ही होता है। मैट्रिक्स का जो साइन होता है यानी कि सिंबल, चिन्ह, वो कुछ इस तरह का होता है। कैसा होता है? ऐसा। कोई कोई किताब में आप ऐसा भी देखोगे, यानी कि ब्रैकेट जैसा देखने में लगता है। मैट्रिक्स के अंदर आप कभी भी देखोगे 1 2 3 -5 x या फिर a, इस तरह के आप नंबर, वेरिएबल, कोई भी कांस्टेंट नंबर आप देखने के लिए यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये सारे नंबरों को एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स। याद रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा मैट्रिक्स का साइन है, चिन्ह है, और ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 -5 xa, ये सब एलिमेंट्स है। एंट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट्री भी कहते हैं। चलिए, लेकिन जनरली एलिमेंट्स, चलिए दोनों चीज़ समझ लिए होंगे। अब क्या होता है आगे देखते हैं। मैट्रिक्स जो है ना वो बनता है, बिल्ड होता है दोस्तों, जैसे बिल्डिंग बनता है ना, उसी तरह से मैट्रिक्स भी बनता है। कैसे बनता है? रो और कॉलम के मदद से बनता है। रो और कॉलम, आप कभी स्कूल गई होंगे तो आप देखते होंगे कि लोग लाइन में खड़ा रहते हैं, सुबह सुबह प्रेयर होता है, या फिर रिपब्लिक डे 15 अगस्त में आप देखते होंगे 1 2 1 करते होंगे, तो एक कतार में सारे लोग इस तरह से खड़े रहते होंगे। तो यही चीज़ है, आप समझ लीजिए कि ये एक कतार में, यानी कि ये हमारा कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। मैं आपको समझाता हूँ कि कॉलम और रो क्या होता है। तो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन क्या होता है? रो इंटू कॉलम के मदद से बनता है। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कैसा होता है? रो क्या होता है बताता हूं मैं, इनटू, ये इनटू का साइन है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है। समझ में आ रहा है?
रो इंटू कॉलम के मदद से मैट्रिक्स बनता है। अब जैसे इसका उदाहरण देखें, ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर रो कहाँ छुपा हुआ है, कॉलम कहाँ है, कैसे पता चलेगा? तो ये जो मेरा पेन देख रहे हो ना दोस्तों आप, पेन, इस पेन को अगर हम ऐसे रखेंगे, यानी कि इसको कहा जाता है एक तरह से हॉरिजॉन्टल, 0 डिग्री मान लीजिए हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन है, इस रडार में जितने भी नंबर आएंगे यानी कि 1 2 3, ये हमारे ये पूरे क्या है, रो 1 है, और ये पूरे रो 2 है। समझ में आ गया? यानी कि ये पूरा एक रो है और ये दूसरा रो है। समझ में आ गया? इसका मतलब इसके अंदर 2 रो है। और कॉलम क्या होता है? जैसे ये पेन है, उसी का जस्ट विपरीत, यानी कि हॉरिजॉन्टल का विपरीत होता है वर्टिकल। वर्टिकल में जितने भी नंबर आएंगे ये सारे के सारे को हम लोग कॉलम कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉलम। कॉलम को C1 से हम बोलते हैं इधर। ये हमारा कॉलम 2। देखिए ये बहुत ही काफ़ी गंदा हो चुका है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। समझ में आ गया? यानी कि ये जो 1 2 है, 2x है, 3a है, ये सब हमारे कॉलम में आ रहे हैं और रो में ये होता है। तो कभी भी शुरुआत मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो रो से ही होता है, रो इंटू कॉलम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कॉलम इंटू रो होगा, हमेशा रो इंटू कॉलम ही होगा। ये एकदम अटल कांस्टेंट है कि भाई रो इंटू कॉलम ही होने वाला है। क्लियर है? सब चीज़ समझ में आ गया? तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 3 ऐसा कुछ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ऐसा करते हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, सिंपल सा बोल रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है ना? सिर्फ एक, क्या है ये? एक कॉलम है। रो कितने हैं? 1 2 3 4। तो देख रहे होंगे कि ये 4 रो है, एक कॉलम है। क्लियर? समझ में आ गया? कॉलम मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसके अंदर एक रो होता है, उसे कहते हैं। और रो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो होता है, एक रो होता है, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए सिर्फ एक रो है। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। इजी, वेरी वेरी इजी। और मैट्रिक्स का यहाँ पर ऑर्डर लिखकर समझाया आपको, 1 इंटू 4 टाइप का है। ये कितना टाइप का है? 4 इंटू 1 टाइप का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना जी? आगे बढ़ते हैं। जो पहला नंबर सवाल है इसको आप बनाते हैं तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एक्सरसाइज 3.1 का जो हेडिंग है ना वो लगा लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट में कुछ कहता है। क्या कहता है समझते हैं। कह रहा है कि इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए के अंदर क्या है? देखिए इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 5 19 -7, ये सब समथिंग आप जो भी देख रहे हैं ये हमारा एलिमेंट्स है। समझ में आ गया? राइट, आपको क्या राइट करना है? द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या आप ये सवाल बना सकते हो? अभी अभी मैंने बताया था, आप बना सकते हो दोस्तों। जैसे यहाँ पर ए इक्वल टू मैं लिख देता हूँ फटाफट, 2 5 19 -7, 35 -2 5/2 12, √3 1 -5 17। हमें यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑर्डर बताइए इस मैट्रिक्स का। तो ऑर्डर होता है रो इंटू कॉलम। तो रो कितने हैं? एक रो, दूसरे रो, तीसरा रो, है ना? 1 2 3। तो ये हमारा कितना हो गया? 3 रो। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। काम खत्म। यही ऑर्डर है। अब दूसरा सवाल में कहता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने सारे एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, आप बता दीजिए। क्या आप बता सकते हो? मैंने बताया अभी शुरू में कि ये सब सारे एलिमेंट्स हैं, तो कितने हैं? तो ऐसे सिंपल आप गिन दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने एलिमेंट्स हैं? 12 एलिमेंट्स।
इस मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट्स है। आप ये भी कर सकते हो, धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाओगे ना। आप क्या करोगे पता है, जितना ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई करोगे 3 × 4 12 होता है, 3 × 4 कितना होता है 12 ऐसे। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसका हम क्या करते हैं ना, दूसरे पेज में बनाते हैं। क्योंकि वो थोड़ा सा हल्का आपको समझाना पड़ेगा। देखिए थर्ड नंबर को आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ये समझ लेते हैं ना तो 3.1 आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पक्का बता रहा हूँ मैं, पूरा समझ में आ जाएगा। थर्ड नंबर में कह रहा है कि राइट द एलिमेंट्स A13 A21 इसी तरह से A23, ये सब है क्या, यानी कि एलिमेंट्स A13 A21 ये है क्या, तो समझाते हैं। यहाँ लिख देते हैं राइट the elements A13 A21 A33 A24 A23 इन सारे के एलिमेंट्स बताने हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो आप ए देख रहे हो ये एलिमेंट्स है। क्या है, एलिमेंट्स। तो मैं इससे कंपेयर करूंगा, तुलना करूंगा, यानी कि इसी के जैसा एक डेमो बनाने का कोशिश करूंगा। डेमो यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, तो उसी तरह से मैं यहाँ पर 1 2 3 4 बार ए लिख दिया। क्या लिख दिया, ए लिख दिया, सेम टू सेम मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 ही रहेगा, इस तरह से मैंने लिख दिया। एकदम डेमो बनाना मैं चाह रहा हूँ। ये 3 तक था, 3 तल्ला था ना जी, कितना तल्ला था, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला, तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर 3 तल्ला तक बना दिया। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब क्या है ना कि ये सारा का सारा पोजीशन एक दूसरे से एकदम अलग अलग है। ये जो 1 3 है ये पोजीशन को बताता है। क्या बताता है, मैं जैसे यहाँ एक उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे ये 1 3 है, ये जो 1 3 आप देख रहे हो ये पोजीशन को बताता है, एलिमेंट्स के पोजीशन को बताता है। ये 1 3 का मतलब ये हुआ कि रो इनटू कॉलम हुआ दोस्तों। इसका मतलब कि जो रो है इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। रो है वो 1 है और कॉलम 3 है। ये क्या है, रो इनटू कॉलम है दोस्तों। यानी कि ये बताना चाह रहा है कि पहला रो और तीसरा कॉलम पे कौन सा एलिमेंट्स है। तो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि ये रो इनटू कॉलम हो गया। जैसे 2 और 1 क्या है, ये रो है ये कॉलम है, ये भी रो है ये भी कॉलम है। समझ में आ गया समझ में, ये रो है ये कॉलम है, ठीक है। इनके पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट्स है ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको एक डेमो डायग्राम बनाना पड़ेगा और यहाँ से शुरू करना होगा 1 1 से। ये 1 1 क्यों है, पता है 1 1 क्यों है, हम A11 से ही शुरू करते हैं हमेशा, याद रखिएगा। और ये 1 1 क्यों होता है, क्योंकि ये 1 1 इसलिए है, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ फिर से। 1 × 1, ठीक है। इसका मतलब कि रो हमारा 1 है और कॉलम भी 1 है। ये जो आप पोजीशन आप देख रहे हो ये हमारा पहला रो है ना, क्या है ये, पहला रो है और पहला कॉलम है, इसीलिए इसको कहा जाता है A11। ये पहला रो है और पहला ही ना कॉलम है जी, ध्यान दीजिए। ये हमारा क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, ठीक है। और ये क्या है, रो 1 है रो 2 रो 3, ठीक है। समझ में आ रहा ना, इसलिए इसको A11 कहा जाता है, पहला रो पहला कॉलम। इसी तरह से ये हमारा पहला रो ही है और अब दूसरा कॉलम है। क्या ये, पहला कॉलम ये था, दूसरा कॉलम ये है। ये अभी भी पहला ही रो पर है और ये तीसरा कॉलम है। सब समझ में आ रहा है अच्छे से। ये पहला रो है और चौथा कॉलम है। देखिए 1 2 3 4, बस ध्यान से समझिएगा। अब ये क्या है, दूसरा रो और पहला कॉलम। देख रहे होंगे कि आप 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे करके। तो जब 21 आ गया तो ऑटोमेटिक 22 आएगा, फिर उसके बाद 23 24 आ गया, शॉर्टकट है ये। और ये तीसरा रो है
और पहला कॉलम है 31 आ गया तो 32, 33, 34। समझ में आया? इसका मतलब ये तीसरा रो दूसरा कॉलम, इजी। अब इसी से तुलना करेंगे हम, जैसे जैसे हमको जो जो चीज़ चाहिए, जैसे A13 चाहिए उसके जगह पर क्या है बता दीजिए। अभी हम बता रहे हैं A21, A33 और A24, A23। देखिए A13, ध्यान दीजिएगा A13 कहाँ है? A13 यहाँ है। अब हम ध्यान लगाएंगे, इससे मैच करेंगे, तुलना करेंगे कि 1 2 3, देखिए ध्यान से 1 2 3 कौन आ रहा है? 19 आ रहा है ना, तो A13 के जगह पर 19 हो जाएगा। अब क्या चाहिए? 21 चाहिए। 21 है किधर? यहाँ है, तो हम इसे तुलना करेंगे। 21 के जगह पर 35 है ना जी? इजी दिख रहा है कि नहीं? 35। अब 33 के जगह पर क्या है? ये रहा 33, इससे हम तुलना करेंगे ये मैट्रिक्स से। 33 के जगह पर देखिए, ध्यान दीजिए, है कि नहीं? -5, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। 24 किधर है जी? ये है। 24 के जगह पर 12 है। 23 के जगह पर ये रहा 23, उसकी जगह पर 5/2, इस तरह से बन जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। पहला नंबर तो बन गया। दूसरा नंबर में कह रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। मतलब बहुत ही आसान सा सवाल है ये। अगर आप लोगों के पास दे दिया जाए 24 एलिमेंट्स, जैसे इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 12 एलिमेंट्स थे ना जी, 12 एलिमेंट्स। तो आप उसको कैसे एडजस्ट करोगे? आप मैट्रिक्स का लंबाई ज़्यादा कर दोगे या मैट्रिक्स का चौड़ाई कर दोगे, ये आपकी मर्जी है। तो आपको बोल दिया गया कि आपको 24 एलिमेंट्स दे दिया गया, लो धरो जी 24 एलिमेंट्स, इस तरह से ऐसे कुछ करके आपको दे दिया गया है। और आपको बोल रहा है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं उस मैट्रिक्स के। यानी कि मैट्रिक्स चौड़ा तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो लंबाई भी हो सकता है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि 24 एलिमेंट्स दिया जाए तो कितने ऑर्डर्स बन सकते हैं। उसी तरह से बोल रहा है कि अगर 13 एलिमेंट्स दिए जाएंगे तो कितने ऑर्डर्स बन सकते हैं। मैं आप लोगों को समझाऊंगा ना, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, किताब क्या कहना चाह रहा है। तो आप सोचो ओहो इतना ईजी था, ऐसा सोचोगे आप। दूसरा नंबर में कह रहा है कि 24 एलिमेंट्स आपको दे दिया गया है कि धरो जी, बनाओ आप कितने ऑर्डर्स बन सकते हैं। क्या वो एलिमेंट्स मतलब ये ऑर्डर का बन सकता है? मान लीजिए ये रो इंटू कॉलम है, ये क्या मैं कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये रो इंटू कॉलम है, ठीक है। क्या वो 1 × 24 हो सकता है? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही रहेगा, तो 24 एलिमेंट्स रहेगा। क्या वो 2 × 12 हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 एलिमेंट्स रहेगा। और इस ऑर्डर का मैट्रिक्स भी बन सकता है। अब 3 से कितने बार में मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आ जाए? 8 बार में करना होगा। 3 × 8 टाइप का भी बन सकता है मैट्रिक्स। 4 × 6 टाइप का ही बन सकता है। समझ में आ रहा है ना कितना आसान है ये हमारा क्या है? रो, ये कॉलम है, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ऐसे पॉसिबल टाइप के मैट्रिक्स भी बन सकते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। तो अभी तो रो कमज़ोर पड़ रहा था और कॉलम ज़्यादा पड़ रहा था। अब इसी चीज़ को हम रिवर्स कर देंगे, यानी कि 6 × 4 टाइप का भी तो बन सकता है। अलग ही अलग है, सारा अलग अलग है ऑर्डर, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है, बन सकता है। 8 × 3 भी तो बन सकता है, समझ में आ रहा है ना। ऐसा 12 × 2 भी बन सकता है, और 24 × 1 भी बन सकता है। आगे समझ। तो इतने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। और इसी तरह से बोल रहा था कि अगर आपको 13 एलिमेंट्स दे दिया जाए तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही है,
यही हमारे इतने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। तो 13 एलिमेंट्स के साथ 1 × 13 हो जाएगा। और 13 एक प्राइम नंबर है, यानी कि इसका सिर्फ 2 फैक्टर्स होता है, या तो 1 से ये डिवाइड होगा और खुद की संख्या यानी कि 13 से डिवाइड होगा। क्लियर है? तो इसका सिर्फ 2 पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकता है। क्लियर है सब चीज़? चलिए, कितना ईजी था, कितना ज़्यादा आसान था बताइए। अब थर्ड नंबर में कुछ उसी तरह का यहाँ पर भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है ये। तो थर्ड नंबर में पटापट बना देते हैं। 18 एलिमेंट्स के लिए क्या क्या हो सकता है? तो वो बन सकता है कैसा कैसा, 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, 4 के टेबल में तो आता नहीं है 18, 5 के टेबल में नहीं आता, फिर 6 × 3 टाइप का बन सकता है, 9 × 2 बन सकता है, 18 × 1। इतने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। इजी, वेरी इजी। और अब है 5 एलिमेंट्स के साथ। तो 5 एक प्राइम नंबर है जिसका फैक्टर सिर्फ 2 होता है। इसका मतलब कि ये 1 × 5 होगा और 5 × 1 ही हो सकता है। इसका सिर्फ पॉसिबल ऑर्डर 2 ही बन सकता है। आपसे ऐसा ही पूछा सकता है एक नंबर वाले सवाल में कि अगर हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर है, तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। तो आपको क्या बताना है कि सिर्फ 2 पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। समझ में आ रहा है? चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ठीक है, ये मैट्रिक्स दे दिया गया है, जैसे ये है ना जी मैट्रिक्स का ब्रैकेट जैसा, इसी के अंदर ए आई जे क्या है, ये एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हमको बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, बिल्डिंग जैसा जैसे बनाते हैं ना उसी तरह से बनाना है दोस्तों। ऐसा कुछ मैट्रिक्स बनाना है। कितने ऑर्डर रहने चाहिए? वो 2 × 2 मैट्रिक्स, यानी कि रो भी 2 रहना चाहिए और कॉलम भी 2 रहना चाहिए। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसका रो और कॉलम सेम टू सेम रहता है उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए फिर बनाते हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि अरे कैसे बनेगा? अरे बहुत आसान है दोस्तों, बस मेरी बातों को आप समझिए कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ क्या आपको समझ में आ रही है। फोर्थ नंबर में कंस्ट्रक्ट करना, ध्यान दीजिएगा, अपने दिमाग में हटा के रखिए, कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंस्ट्रक्ट कैसा करना है? मैट्रिक्स बनाना दोस्तों, और ये मैट्रिक्स होना चाहिए 2 × 2 टाइप का। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ऐसा ही होगा, इससे अलावा नहीं होने वाला है कुछ भी। इसका मतलब कि रो भी 2 रहेंगे और कॉलम भी 2 रहेंगे। तो ये हमारा A11, A12, 21, 22। समझ में आ गया? तो ये हमारा डेमो है दोस्तों। हमको कुछ भी बिल्डिंग बनाना पड़ता है तो पहले हम क्या करते हैं? मैप लेते हैं, उस ज़मीन का पहले मैप लेते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर मैपिंग किया जा रहा है कि हमको 2 × 2 मैट्रिक्स बनाना है। जैसे ये क्या है? 3 × 4 है। तो A11 के स्थान पर कौन सा नंबर होगा? जैसे ऐसा कौन सा नंबर होगा ये हमको डिस्कवर करना है दोस्तों। अगर वो नंबर हम जान जाएंगे तो हम वहाँ पर रख देंगे और उस तरह से रखते जाएंगे और हमारा मैट्रिक्स एक तैयार हो जाएगा। देखिएगा कैसे। पहला बात क्या करने वाले हैं हम लोग कि यहाँ जो दिया गया है फर्स्ट नंबर में AIJ इक्वल टू I + J का होल स्क्वायर बाई 2। ये सब है क्या? I का मतलब यहाँ रो है और J का मतलब कॉलम है। समझ में आ गया? I का मतलब क्या है यहाँ पर? रो, और J का मतलब कॉलम। क्लियर है? ठीक है, ये हम रफ में आपको समझाने के लिए लिखे है, बहुत ही आसान। अब हमको चाहिए A11। क्या चाहिए? हमारा पहला टारगेट है A11। तो अब I के जगह पर 1 हो जाएगा और J के जगह पर 1 हो जाएगा। जहां हमको I भेटाएगा, जहां हमको I मिलेगा वहां हम चिपका देंगे 1, और जहां J मिलेगा वहां भी चिपका देंगे हम 1। तो I देखिए मिल गया और J भी मिल गया, तो इसके जगह पर 1 1 रख दिए। और अब क्या बन सकता है? बिल्कुल ये 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4,
और 4/2 का मतलब 2 डिवाइड हो जाएगा ना 2 बार में, तो 2 हमारा फाइनल आ गया। A11 के जगह पर क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसी तरह से हमारा अगला बारी है 1 2 की, तो I के जगह पर भी 1, अब J के जगह पर 2, ये हमारा 3 हो गया। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है, तो 9/2 नहीं डिवाइड होगा क्योंकि 2 के पहाड़ा में 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो 9/2 ही तक है, रह जाएगा। अब बारी है 21 की। देखिए धीरे धीरे हम लोग नंबर फाइंड आउट करते जा रहे हैं। तो 21 में क्या होने वाला है, I के जगह पर 2 रखेंगे और J के जगह पर 1, इसको ऐड किए तो 3 आ गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 9/2 आ गया। 22 के जगह पर I के जगह पर भी 2 और J के जगह पर भी 2, इसको बनाएंगे जैसे ही, तो 2 + 2 होता है 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 4 या 16 होता है ना जी, तो 16/2 मतलब 8 हो गया, 2 8 जा 16, तो A22 हमारा आ चुका है 8। तो इस तरह से मैंने पूरा का पूरा नंबर फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमको कैसा बनाना था, A=, ध्यान दीजिएगा A=2 बनाना था, तो A11 से शुरू करेंगे जो कि 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 9/2 लिखेंगे, 2 9/2, फिर A21 के जगह पर 9/2, उसके बाद 8, 9/2 8, बस यही करना था। ये हमारा मेन आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं अगला सवाल की ओर। अब इसी तरह से ये जो सेकंड नंबर है आपसे भी आसानी से ये बन जाएगा। 4th का सेकंड नंबर कोशिश करिए फटाफट बनाने का। ये तो काफ़ी हल्का सवाल है दोस्तों। I/J मैंने लिख दिया, I/J लिखा गया है। हमें मैट्रिक्स कैसा बनाना है ध्यान रखना है आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि 2 × 2 टाइप का मैट्रिक्स बनाना है, याद है ना, A11 A12 21 22। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि A11 को फाइंड आउट करना। A11 यानी कि I के जगह पर 1, J के जगह पर भी 1, तो 1/1 का मतलब होता है 1। अब A12 को निकालते हैं, तो I के जगह पर 1 और J के जगह पर 2, 1/2 हो गया। ईजी, वेरी वेरी ईजी दोस्तों। अब A21 निकालते हैं, तो I के जगह पर इस बार है 2, समझ में आ रहा ना, तो 2 लिख देंगे, और J के जगह पर 1 है ना, तो 2/1 का मतलब होता है 2। I के जगह पर भी 2, J के जगह पर भी 2, 2/2 का मतलब होता है 1। तो मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया मैट्रिक्स। A11 के जगह पर 1 लिखा, इधर 1/2, इधर 2, इधर 1। ये काफ़ी आसान सा सवाल था। अब थर्ड नंबर में देखते हैं। इसमें कह रहा है कि A/J I + 2J का होल स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? कैसा मैट्रिक्स बनाना है मुझे, 2 × 2 टाइप का, 1 1 1 2 1 21 22। ठीक है, पहला A11 फाइंड करना है। I के जगह पर 1, J के जगह पर भी 1, तो जहाँ मुझे I मिलेगा वहाँ रख देंगे, J भी मिलेगा उसके जगह पर भी रख देंगे, और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 9/2 हो गया। I के जगह पर 1, J के जगह पर 2, 2 2 जा 4, 4 + 1 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25/2 हो जाएगा। क्लियर है? अब 22 की बारी। I के जगह पर इस बार 2 करनी है, J के जगह पर भी 2 करनी है। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36/2, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे सिंपल, 18 बार में ये डिवाइड हो जाएगा,
और A22 का फाइनल आंसर 18 आ चुका है। इजी। अब तो कुछ करनी भी नहीं है, अब मैट्रिक्स बस कंस्ट्रक्ट करनी है मुझे। तो A11 के स्थान पर 9/2 हो जाएगी, 12 के जगह पर 25/2, 21 किधर गया, ओहो मिस्टेक हो गया, 21 मैंने नहीं निकाला, कोई बात नहीं, निकाल देंगे अभी। 18 के जगह पर 22 है ना, ये जगह खाली है, तो इसे अब फाइंड आउट करना है, कहीं इधर रफ में फाइंड आउट करते हैं। A21 I के जगह पर 2, J के जगह पर 1, समझ में आ रहा ना, उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं। 2 यहाँ पर पहले से था, J के जगह पर 1, उसका स्क्वायर किया, A21 है, ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 4, और 4 का स्क्वायर 16, 16/2 का मतलब 8 होता है, तो यहाँ मैं 8 लिख दूंगा। इस तरह से मैं कंस्ट्रक्ट कर लिया। 4th नंबर पूरा कंप्लीटेड होता है। 5th नंबर में थोड़ा टफ है। टफ क्या है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। 3x4 मैट्रिक्स बनाना है मुझे, ठीक है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये दिए गए हैं। चलिए फिर समझते हैं इस चीज़ को कैसे बनाना है। 3x4 मैट्रिक्स है, वही है प्रोसीजर, लेकिन मेहनत वाला काम है। 3x4 मैट्रिक्स यानी कि 3 रो रहेगा, ध्यान दीजिए, 3 रो रहेगा, ठीक है। कॉलम 4 रहेंगे, 1 2 3 4, यानी कुछ इस तरह के सेम टू सेम 3x4 ये, ठीक है। बाकी के इसको भर देंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे, मालूम अब तो चल ही गया होगा, पहले शुरू में बता दिया था कि 1 1 यहाँ क्यों लिखा जाता है, 1 2 1 3 1 4, ये क्या है 1 4, 21 22 23 24, ये 24 है, 31 32 33 34। जो मेरा काम है यहाँ पर, जो क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट का, वो कह रहा है कि AIJ इक्वल टू ब्रैकेट में, नहीं ब्रैकेट में नहीं है, यहाँ पर 1/2 है ना, वो हम पहले वाला क्वेश्चन देख लिए थे। अच्छा ठीक है, AIJ 1/2, ये देखिए ये क्या है, मोड, इसको मोड कहते हैं, -3I + J। मोड क्यों दिया गया है समझने का कोशिश करते हैं। पहले तो हम लोग I के जगह पर और J के जगह पर 1 1 रखने वाले हैं, तो इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, I के जगह पर 1 रखनी है, J के जगह पर भी 1 रखनी है। अब इसे सिंप्लीफाई करनी है मुझे, तो पहले तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, तो इधर -3 हो गया, -3 + 1, -3 + 1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब ये जो मोड है, मोड से बाहर निकलेगा, यानी कि मोड जब हटेगा तो माइनस अगर रहता है तो वो प्लस में बदल जाता है, याद रखिएगा, माइनस अगर रहेगा ना तो वो प्लस में बदल जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया, ऐसे डिवाइड किए तो 1 आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस रहता, वो भी आएगा, समय आएगा, तो क्या वो मोड हटने के बाद माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी कि मोड से बाहर कोई भी, या प्लस का हो या माइनस का हो, बाहर निकलने के बाद उसका रिजल्ट आखिरी में पॉजिटिव ही आता है। अभी बनाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। A11 फाइंड आउट हो चुका है, A12 फाइंड करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। I के जगह पर 1, J के जगह पर 2 रखनी है। ये अपना हो गया -3, -3 + 2 क्या होता है, -1 हो जाएगा। और मोड से जैसे ही बाहर निकलेंगे
तो ये 1 हो जाएगा, +1। और 1 × 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? A12 निकल चुका है, A13 निकालते हैं। और J के जगह पर 3 है, बस हो गया, मोड क्लोज। ये देखिए -3 + 3 क्या हो जाएगा, ये पूरा टकरा करके 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। और 0 से आप मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो ये 0 ही आएगा। क्लियर है? A13 तक तो निकल चुका है, A14 निकालनी है मुझे। जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कह रहा है। 1/2 मोड -3, I के जगह पर 1 रखनी है, J के जगह पर 4। अब ये प्लस हो जाएगा, क्यों, -3 + 4, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस ज़्यादा है, तो ये मोड के अंदर क्या हो जाएगा, ये मोड है, ठीक है, उसके अंदर 1 हो जाएगा। अब ये मोड से जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये 1 हो जाएगा। अब इससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1/2 हमारा फाइनल आंसर। तो 14 तक तो हो चुका है, अब बारी है 21 की। तो क्वेश्चन में ये है ना, उसके अनुसार चलना है। 1/2 -3 × I के जगह पर 2 है और J के जगह पर 1। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -6 + 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 आ जाएगा। मोड से जैसे ही बाहर निकालेंगे तो 5, और इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन किए तो 5/2 इज ए फाइनल आंसर। अब 22, I के जगह पर भी 1, J के जगह पर भी 2, मतलब सॉरी 2 है, मतलब I और J के जगह पर 2 है। (3 × 6 + 2), इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 हो जाएगा। मोड से बाहर निकालेंगे और ये 2 × 2 = 4, यानी कि 2 बार में 2 इज ए फाइनल। और 23, J के जगह पर इस बार 3 है, ये -6 + 3, इसको अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ही जीतेगा। मोड से बाहर निकालेंगे तो 3, ये हो गया हमारा 3/2। अब 23 तक तो हो चुका है, 24 अब है। चलिए इसको साइड कर देते हैं, बाद में काम में आएगा। इसके हिसाब से ही चलना है। I के जगह पर 2, J के जगह पर 4, ये -6 + 4 -2, ठीक है। अब ये 1/2 × 2, अब 24 के आगे तो है नहीं, अब डायरेक्ट 31 में -3 × I के जगह पर 3, J के जगह पर 1। काफ़ी लेंदी हो गया बिना मतलब का। -9 + 1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 हो जाएगा। चलिए अब ये 8 हो गया इधर 4 बार में, तो फाइनल आंसर इधर 4 आ गया। और 32, I के जगह पर 3, J के जगह पर 2, ये हो गया -2, और मोड के अंदर -7 हो जाएगा। और ये हमारा फाइनल हो गया 7/2। अब लास्ट, इधर लास्ट नहीं है, भी 34 भी बाकी है।
9 में से 3 घटाएंगे तो -6 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 6/2, 2 3 जा 6। समझ में आया? ये आसान है, कोई बड़ा चीज़ नहीं था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्या उसी में है। तो इतना तक तो निकल गया, अब लास्ट है 34 निकालने का। आई के जगह पर 3, जे के जगह पर 4, -9 + 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 आएगा, और ये हमारा 5/2 हो गया। ठीक है, हो गया 5/2, ख़त्म हो गया। अब मैट्रिक्स हमको कैसा बनाना था, अब मेन काम यही है। तो A11, A12 उसके जो भी स्थान पर जो भी वैल्यू आप प्राप्त किए हैं, बस उस पर आप पुट करते जाइए। तो A11 के जगह पर 1 है, फिर उसके बाद 1/2 है। वन 3 की जगह पर 0। क्लियर है? तो कितना था, 1 2 3 4, इसका आ गया 1/2। ठीक है, A14 का। ट्वेंटी 21 के स्थान पर 5/2, फिर 2, 23 की जगह पर 3/2, 24 1, 31 की जगह पर 4 है, फिर 7/2 है, फिर 3 है, और यहाँ 34 की जगह पर 5/2। इस तरह से हमको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना था। आ गया समझ? काफ़ी लेंदी हो गया ना, बिना मतलब का 15 मिनट लग गया सॉल्व करने में। चलिए फिर आगे देखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर है, शायद ये आसान है। कैसे आसान है, हमको ऐसा फील हो रहा है कि ये आसान होगा। AI J के जगह पर 2I - J है। ठीक है, वैसा ही कुछ मैट्रिक्स हमें तैयार करना है। तो हम यहाँ पर A11 डायरेक्ट लिख रहे हैं। I के जगह पर 1 हो गया, J के जगह पर भी 1, तो हमें ये 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, सिंपल। A12 I के जगह पर 1, J के जगह पर 2, 2 × 2 2 × 1 2 हो गया, उसमें से घटाएंगे 2 में से 2 तो 0 हो जाएगा। 1 3, यहाँ आप J की जगह पर 3 होगा दोस्तों, तो 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। इजी, हाँ आसान तो लग रहा है दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन इतना हार्ड दिया और उसके बाद आसान दे दिया, बताइए। ये 4 एलिमेंट्स हमारा ये वाला जो होता है ना वो निकल चुका है। अब इसी तरह से 21, 22, 23, 24 निकालेंगे। तो इस बार I के जगह पर अब 2 है, J के जगह पर 1 है, 2 2 जा 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 4 - 2 2, 4 - 3 1, 4 - 4 0। तो ये पूरा ऐसा निकल चुका। अब लास्ट रो है, A31 से शुरू होगा, A31। इसका मतलब I के जगह पर 3, J के जगह पर 1, I के जगह पर 3, J के जगह पर 1, 3 2 या 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, 4
6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बन चुका है। अब ये जो मैट्रिक्स है वो कैसा बनेगा देखते हैं। 1 0 -1 ऐसा देख रहे हैं ना, 1 0 -1 -2 हो गया, एक रो का कंप्लीटेड। 3 2 1 0, अरे वाह, 3 2 1 0। अब इधर ही है तो है 5 4 3 2, ऐसे बन चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल अब आगे आसान आसान है, ये थोड़ा सा हो गया था लेंदी। इसमें कह रहा है ना कि 6 नंबर में फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ हमको x y z का वैल्यू निकालना है। मेरी बात मानिए तो ये बहुत ही आसान सा है। चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये कैसे आसान है। 6 नंबर का फर्स्ट में कहता है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, यहाँ पर 2 × 2 टाइप का दिया हुआ है, 4 3 x 5 और इक्वल टू, यहाँ क्या है, इक्वल टू दिया हुआ है। यहाँ पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, y z 1 5। हमारा टारगेट x y z का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ साफ साफ कह दिया कि ये जो मैट्रिक्स है इसके बराबर है। जैसे ये 2 × 2 टाइप का मैट्रिक्स है तो ये भी 2 × 2 टाइप का मैट्रिक्स है। इसका जो A11 है, ध्यान से सुनिए, इसका जो A11 है यानी कि y के जगह पर क्या दिख रहा है आपको, क्लियरली दिख रहा है y के जगह पर 4, इसके पोजीशन पर 4 है और z के पोजीशन पर 3 है। कितना इजी है बताइए तो। x के जगह पर 1 है और 5 के बराबर 5 होता ही है 5 के बराबर 5 होता ही है, जायज़ बात है। तो देखिए हमने x y z का वैल्यू तो निकाल लिया। ये हमारा एक नमूना था समझने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या कहता है, x प्लस वाई इधर 2, 5 प्लस z और इधर एक्स वाई के बराबर 6 2 5 8। मुझे एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए। ठीक है, कैसे निकलेगा? आप देख रहे हो कि z का वैल्यू निकाला जा सकता है आसानी से, लेकिन x प्लस वाई के बराबर क्या, ध्यान दीजिए, x प्लस वाई के बराबर 6 है। क्या आप निकाल सकते हैं x और y का वैल्यू? नहीं निकल सकता है दोस्तों, नहीं निकल सकता है। आप लोग क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़े होंगे, 3 चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो कहता यह है कि अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स दिया गया है, जैसे यहाँ x और y है, तो आपके पास पेयर में लीनियर इक्वेशंस होने चाहिए। तो यहाँ जो है एक्स वाई है, तो उसी तरह से यहाँ देखिए एक्स वाई है, तो एक्स वाई के बराबर 8 दिया गया है, तो ये आपको मदद करेगा। रहा बात z का वैल्यू निकालना, तो वो हलवा है, हलवा। यहाँ जो देख रहे हैं ना आप, ये z का वैल्यू हमको यहीं डायरेक्टली दिख रहा है कि आसान है, काफ़ी आसान है। ऐसे ही हम डायरेक्ट बना देंगे कि ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। z को अकेला करेंगे, 5 को उधर भेजेंगे, माइनस होगा, 5 में से 5 घटेगा तो 0। तो z का तो वैल्यू हमको यहाँ दिख रहा है डायरेक्ट 0। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हम आपको लास्ट में समझा देंगे। पहले x और y का वैल्यू सीखते हैं कैसे बनेगा। इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए, इसको दूसरा इक्वेशन बनाइए, मानिए। अब ये दोनों इक्वेशन हो गया, x y है। अब क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए आप कहीं से भी कोई भी इक्वेशन में से x या तो फिर एक y का एक टेम्प्रोरी वैल्यू निकालिए। चलिए हम x का यहाँ से निकालते हैं। पहले वाले इक्वेशन से हम वैल्यू को निकाल लेते हैं। ये हमारा एक टेम्प्रोरी x का वैल्यू है। अब इसको हम पुट कहाँ करेंगे जानते हैं? सेकेंड नंबर इक्वेशन में। याद रखिएगा, जहाँ से ये वैल्यू निकला है वहाँ पर हम कभी भी ऐसा गलती भूल से भी नहीं, वहाँ पर पुट नहीं करेंगे। उसके अलावा जो हमारा सेकेंड नंबर इक्वेशन है वहाँ पर हम पुट करेंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, तो एक्स वाई के बराबर 8 है। x के जगह पर कहा गया है कि आपको 6 - y रखना है और बीच में है मल्टीप्लाई। क्या है?
बीच में है मल्टीप्लाई, नहीं है समझ, एक्स की जगह पर 6 माइनस वाई रख दिए, फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किए, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल था इसलिए ब्रैकेट देना जरूरी था कि y जो है ना इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, ऐसा लगना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो 6y हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। समझ में आ गया? चलिए अब क्या करेंगे, अब ये जो y स्क्वायर है इसको आपको आगे लिखना होगा क्योंकि इसकी ज़्यादा पावर है, इसीलिए प्लस 6y, अब इसको भी खींच लीजिए इधर, माइनस 8 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि अब ये y का वैल्यू कैसे निकलेगा, बड़ा ही कठिनाई हो गया। अब हमको फिर से क्लास 10th में चलना होगा जहाँ पर हम लोग सीखे थे y का वैल्यू निकालने के लिए। याद करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको याद है? क्वाड्रेटिक यानी कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक ही ना है जिसकी पावर 2 होती है, जिस पॉलिनोमियल की पावर 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और ये इक्वेशन के बराबर है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में यहाँ पर अगर माइनस है तो नहीं निकलता है, तो इस माइनस को आपको हटाना पड़ेगा। तो अब क्या करिए, इसको पूरा माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे इक्वेशन को माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं, जायज़ है। तो माइनस से आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो जो माइनस में था ना वो ख़त्म हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका फ्रेश इक्वेशन हो गया। देखा जाए तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है दोस्तों, सच बता रहे, कोई अंतर नहीं है। अब क्या करना है, अब हम यही करेंगे। अब हमको पता चल चुका है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका मतलब यहाँ जो y का वैल्यू है वो 2 निकलेगा। जितनी पावर होती है ना, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा जो वैल्यू है वो 2 पीस निकलता है। जैसे यहाँ पर y दिया गया है तो y का वैल्यू 2 पीस हमेशा निकलेगा, याद रखिएगा। तो हम कैसे इसको फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही आसान होता है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, बहुत ही आसान है। होता क्या है ना, परेशानी बस ये बीच वाले जो आप टर्म देख रहे हैं इसको स्प्लिट करने में दिक्कत आता है, बाकी ये पहला वाला और तीसरा वाला में कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो बीच वाले में कैसे स्प्लिट किया जाता है जानते हैं, समझा देते हैं। देखिए, बीच में आपको ऐसा नंबर लिखना है, बीच में आपको ऐसा नंबर लिखना है जिसको जोड़ने घटाने के बाद -6y आना चाहिए। उसको 2 भागों में बांटना है, ध्यान दीजिए। -6y को 2 अलग अलग नंबरों में बांटना है और आप अपना बुद्धि लगाइए, प्लस करिए चाहे माइनस करिए, लेकिन जोड़ने घटाने के बाद -6y आना चाहिए। और साथ ही नियम क्या कहता है कि उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला और तीसरा वाला जो टर्म है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, तो 8y स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। नहीं है समझ में? यानी कि -6y को ऐसा 2 भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने घटाने के बाद -6y आना चाहिए और इसी नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 8y स्क्वायर आना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि अरे तो बहुत ही आसान है। तो बात अब ये आता है कि इसका शॉर्टकट तरीका क्या है जानने का। दुनिया में बहुत सारे नंबर हैं जिनको हम यहाँ रखते जाएंगे, 3 रखेंगे, 4 और 2 रख देंगे। हाँ, 4 2 हो जाएगा क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आता है, लेकिन हो कैसे जाएगा, तुक्का लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा ना। तो सबसे पहला नियम होता है, हमको ऐसा सवाल मिला, अब देखिए कैसे होगा। हम इसको पहला वाला और तीसरा वाला टर्म को मल्टीप्लाई किए, 8y आ गया। तो 8 सिर्फ 8 को हम क्या करेंगे, खींच लेंगे और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब इसी में हम खोजेंगे, जैसे 2 × 2 4 हो गया और 2, क्योंकि 4 और 2 को अब क्या किया जाए ताकि 6 आ जाए, तो जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जोड़ेंगे आप, -4y रखना होगा और -2y रखना होगा और इन्हीं को आप मल्टीप्लाई जब करने जाएंगे तो 8y स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सही है। तो अब आप इसको ऐसे पेयर में बांट लो, जो चीज़ इसके अंदर है, जैसे y दोनों के अंदर है तो y को बाहर निकाल के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे यहाँ, ताकि बराबर हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। तो y स्क्वायर हो गया और इधर 4। अब जो चीज़ यहाँ है हम बंद चुके हैं, आगे भी यही चीज़ आने ही वाला है, बस आप सोचिए कि कैसे बैलेंस्ड करेंगे आप। तो y के आगे जो कोएफिशिएंट है -2, बस आप -2 यहाँ रखिए, देखेंगे ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएगा ये।
ठीक है, ये और ये चीज़ बराबर होता है। अब y माइनस 2 एक जगह आएगा, y माइनस 4, इसके बीच में हमेशा मल्टीप्लिकेशन रहेगा, ऐसा याद रखिएगा। अब एक बार हम y माइनस 2 के बराबर y माइनस 2 के बराबर 0 करेंगे और दूसरी बार y माइनस 4 के बराबर 0 करेंगे। देखिए यहाँ पर y का वैल्यू मिल चुका है, माइनस 2 को उधर भेजेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो 4 हो जाएगा। आ गया ना, दोनों वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर सारा यानी कि x y z का तो नहीं है, लेकिन x y का वैल्यू 2-2 पीस मिलने वाला हमको। तो यहाँ लिखना होगा क्या कि y का वैल्यू तो निकल चुका है जब, तो लिखेंगे व्हेन y इक्वल टू 2, व्हेन y इक्वल टू 4। जब हम y के जगह पर 2 रखेंगे तो x का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, तो हम कहीं से भी कोई भी इक्वेशन इसको ले लेंगे, इसको मतलब आपको जो लेने का इच्छा आप ले लीजिए हम, लेकिन हम देख रहे हैं रेडीमेड यहाँ बनाया है x इक्वल टू 6 माइनस वाई। ठीक है, हम ले लिए क्योंकि हमको x का वैल्यू चाहिए इसीलिए। तो इस बार y के जगह पर 2 है, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इस बार जो है ना y के जगह पर 4 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। और z का जो वैल्यू है ना वो क्या है, आप देख ही चुके थे, यहाँ से फिर से देख लीजिए। z का वैल्यू निकालना ना, 5 प्लस z इक्वल टू 5 है। तो z को जब अकेला करेंगे उधर भेजेंगे इसको, 5 माइनस 5 0 हो गया। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल चुका है दोस्तों। तो आप इसका कैसे बोलोगे, 2-2 वैल्यू निकलेगा। देखिए कैसे, x का वैल्यू अगर 4 है तो उस समय y का वैल्यू क्या था, 2 था, और z का तो वैल्यू हमारा 5 का 0 तो रहेगा ही। ये हमारा एक पहला आंसर हो गया। और दूसरा, x का वैल्यू 2 था, उस समय y का वैल्यू क्या था, 4। तो z का ये वैल्यू इस बार भी 0 ही रहने वाला है। तो ये हमारा ऐसे करके बनाना था। क्लास 10th का देखिए यहाँ पर 2 चैप्टर यूज आ गया ना, दूसरा चैप्टर नहीं, 4th चैप्टर और 3rd चैप्टर। कोई बात नहीं, थोड़ा लेंदी हो गया ये भी, ये आसान होगा शायद। अब देखिए यहाँ पर ये वाला सवाल है, बनाते हैं। 6th का 3rd नंबर, ये आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, x प्लस वाई प्लस जेड है, x प्लस जेड, वाई प्लस जेड इक्वल टू, यहाँ जो मैट्रिक्स है 9, 5, 7। ये कैसा मैट्रिक्स है दोस्तों, 1, 2, 3 यानी कि 3 into 1 यानी कि एक ही कॉलम है, इसलिए ये 3 रो और 1 कॉलम का मैट्रिक्स है। चलिए, मेन मकसद क्या है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना। क्या हम निकाल सकते हैं, क्या पहले जैसा मेहनत करना होगा? तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पर पहला इक्वेशन आप देख रहे होंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, क्लियर है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि x प्लस जेड इक्वल टू 5 है। तो एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ से देखिए x प्लस जेड अगर एक जगह कर लिया जाए, मतलब क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x प्लस जेड प्लस वाई के बराबर 9, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो x प्लस जेड है ये हमारे पास उपलब्ध है, जो कि उस जगह पर हम 5 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं इसके जगह पर। तो हम क्या करेंगे कि x प्लस जेड के जगह पर 5 रखेंगे प्लस वाई इक्वल टू 9। y का वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है। y को अकेला किया मैंने, 5 उधर जाएगा, प्लस में था ना इधर, उधर जाने के बाद -5 हो जाएगा, यानी कि निगेटिव हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा। y का वैल्यू हमने आसानी से निकाल लिया। आप यहाँ z का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि y हमको मालूम चल गया है। y प्लस, आप कैसे भी बनाइए, बस x y z का वैल्यू निकालिए। y प्लस जेड इक्वल टू 7 है, और जैसा कि y का वैल्यू अभी अभी निकाला है मैंने 4, z को अकेला करेंगे, ये प्लस 4 उधर जाएगा,
-4 हो जाएगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा z के बराबर 3 आ गया। अब आपको x चाहिए, आप कहीं पर भी यहाँ रखें, x जहाँ जहाँ वहाँ आप आसानी से कोई भी जगह पर रख के निकाल सकते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं, x + z = 5 है। x का वैल्यू नहीं मालूम, वही निकालना है। z का अभी पता चला है 3, x को अकेला किया, +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया, देखिए यहाँ पर x y z का वैल्यू सामने दिख रहा है, ये निकल चुका है। 7th नंबर देखते हैं। इसमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c and d फ्रॉम द इक्वेशन। a b c d का वैल्यू निकालना है। 7th नंबर लिख लेते हैं, आसान क्वेश्चन है। a - b 2a - b 3a नहीं 2a है, 2a + c 3c + d, ये -1 0 5 13, ये हमारा जो मैट्रिक्स है 2 × 2 टाइप का है। क्लियर है। मेन मकसद क्या है, ए बी सी डी का वैल्यू निकालना। कैसे निकलेगा, कुछ उम्मीद दिख रही है। a - b है, यहाँ पर भी a - b है, ठीक है। तो लेकिन ये क्या है, a - b के जगह पर -1 है, लेकिन आप सोचेंगे कि वैसे यहाँ रख के बना ले तो वो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है लेकिन आसानी से नहीं बनेगा। तो कैसे बनाया जाए, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ a - b और 2a - b यहाँ कुछ हो सकता है। तो ये दोनों इक्वेशन को खींच करके बाहर निकालिए। a - b के जगह पर -1 है, 2a - b = 0। इससे कुछ ना कुछ हमको मैजिक करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप a या तो b का वैल्यू जैसे ही निकालेंगे, आप यहाँ पर a का वैल्यू अगर निकल जाता है तो c का फिर निकल जाएगा। जब c निकल गया तो d भी निकल जाएगा, तो ऑटोमेटिक रास्ता बनते चला जाएगा। तो हमारा काम क्या है, या तो a का या तो b का वैल्यू आप निकालिए। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कि कैसे एलिमिनेट किया जाता है। एलिमिनेशन मेथड जानते हैं, यानी कि a या तो b को यहाँ हम एलिमिनेट कर देंगे। तो देख रहे हैं कि b के आगे 1 है, b के आगे 1 है, तो आसानी से हम b को एलिमिनेट हटा सकते हैं। कैसे, इन दोनों को टकरवाना होगा, यानी कि क्या किया जाए कि टकरा के b ख़त्म हो जाए। तो अगर हम इसमें प्लस करते हैं तो प्लस करेंगे तो b और b जुट के -2b हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें माइनस से हम माइनस करेंगे, यानी कि दोनों इक्वेशन में माइनस करेंगे, तो इसको जैसे ही आप माइनस देंगे ना तो ये प्लस हो जाएगा और ये टकरा के b ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, दोनों को ऐड करना होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए, 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। चलिए ऐड कर लेते हैं, a - b, सॉरी एडिंग नहीं दोस्तों, अरे क्या मैंने बोल दिया, सब्ट्रैक्टिंग। ये सब्ट्रैक्टिंग है, समझ लीजिएगा। a - b है, लेफ्ट साइड वाला जो है ना, यहाँ मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 2a - b -1, और फिर आपने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट -0, यानी कि राइट हैंड साइड वाले को यहाँ लिखा गया है -1। और ये माइनस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसीलिए। अब ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, a - b, माइनस से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे -2a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना जी, b, और ये सिर्फ इधर -1 रहेगा। और ये देखिए प्लस b -b, जो हमारा मकसद था सक्सेस हुआ। a - 2a क्या हो जाएगा, घटेगा तो -a हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसके आगे 1 छुपा हुआ है, घटाएंगे 2 में से 1 तो 1 होगा ना जी, तो -a के बराबर -1 आया। दोनों तरफ माइनस माइनस है, तो a के जगह पर लास्ट हमारा सॉलिड 1 आ गया। इससे कई रास्ता खुल जाएगा दोस्तों। कैसे, आप देखिए, इस पे रखिए, इस पे रखिए, b का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। चलिए b निकाल देते हैं, a - b = -1 है ना, तो a का वैल्यू अभी पता चला 1 है ना। ये -b को अकेला करेंगे
तो ये माइनस, ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा -2, ये इधर कट गया। b का वैल्यू 2। आपको c चाहिए, ठीक है, आप इसको उठा लीजिए। 2a प्लस c इक्वल टू, उसके जगह पर कौन है, 5 है। a का वैल्यू क्या है, 1 है। c को जब अकेला करेंगे, ये हमारा 2 ही है, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। c का वैल्यू निकल गया। अब रहा बात d का निकालने का, तो d खोजिए, यहाँ है। तो 3c प्लस d इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके जगह पर, 13। तो c का वैल्यू अभी अभी पता चला है कि 3 है। क्या अब d का वैल्यू निकाला जा सकता है? बेहद आसान है। ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये -9 हो जाएगा। 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, वाह क्या रिदम है। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3, d का वैल्यू 4। a b c d का वैल्यू 1 2 3 4 आ चुका है। इस तरह से 7 नंबर कंप्लीटेड हो चुका है। अब 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव। दिमाग लगाने वाला बात यह है कि a एक मैट्रिक्स दिया है, aij, दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। 8 नंबर में कह रहा है ना कि a जो है ना कोई एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ये नहीं मालूम है, लेकिन ये कैसा है, aij, और यहाँ जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो है m × n। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि रो जो है ना वो m है और n क्या है, कॉलम। समझ में आया? इसका मतलब आप क्या समझे कि रो के जगह पर हम क्या लिखेंगे, m, और कॉलम के जगह पर हम लिखेंगे n। इतना तो माइंड सेट चेक हो चुका है। अब बोल रहा है कि ये दोनों जो है ना स्क्वायर मैट्रिक्स है जी। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि जिसका रो और कॉलम सेम टू सेम होता है। अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये 3 होगा तो 3 होगा, 4 होगा तो ये भी 4 होगा, ये 1000 रहेगा तो ये भी 1000 रहेगा। अब आ गया समझ आपको क्या कहना चाह रहे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं, ठीक है। अब आया समझ में? अब क्या कर रहा है कि इनमें से कौन से ऑप्शन होंगे, तो मैंने अभी आपको बताया ना, जस्ट अभी बताया कि जितने m होंगे उतने n होंगे। तो m = n हो जाएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या होता है, रो और कॉलम बराबर होता है। रो और कॉलम यानी कि R = C, रो और कॉलम बराबर होता है, इसीलिए तो m = n हो जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन है C इज ए करेक्ट। 9 नंबर में विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फ्लोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, यानी कि ये जो दिया हुआ है इसके बराबर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है बराबर नहीं है। ये जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2 टाइप का, यहाँ पर भी 2 × 2 टाइप का है। अब बोल रहा है कि x का कौन सा वैल्यू और y का वैल्यू इसमें से रखाएगा, तो पारा पारी रखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो आप रखो x का -1/3 रख के देखो, 7 रख के देखो, तो देखोगे आप कि कहीं भी बराबर आ रहा है कि नहीं। चलो मैं आप लोग को दिखाता हूँ एक डेमो। 3x + 7, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन का लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3x + 7 = मान लीजिए यहाँ 0 दिया हुआ है, सपोज डैट इधर 0 दिया हुआ है। यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है कि इक्वल है, क्या आपको बताना है किस में इक्वल आएगा। तो x का वैल्यू ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। फिर y - 2 = 5, क्लियर है। y + 1 = 8, 2 - 3x = 4, क्लियर है। अगर हम क्वेश्चन लिखते तो लास्ट में क्या आता, यही आता, ऐसा ही करना पड़ता। चलिए,
तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर दिख रहा हमको कि y का वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है। -2 को उधर भेजेंगे तो +2 हो जाएगा, तो y का वैल्यू हमारा 7 हो जाएगा। तो पहले तो देखते हैं कहीं पर y = 7 है क्या। एक जगह यहाँ है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही होना चाहिए, है ना। तो अब हमारा टारगेट क्या है कि x का कौन सा वैल्यू है, चलिए चेक करते हैं। तो x का वैल्यू चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पहले वाले इक्वेशन को उठा लीजिए। 3x + 7 है, तो 3x के बराबर -7 हो जाएगा। x के जगह पर -7/3, ठीक है। तो x के जगह पर -7/3 और y के जगह पर 7, यही होना चाहिए। अगर ये रहेगा तभी होगा। तो x के जगह पर हम देख रहे हैं कि -7/3 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर -1/3 है या फिर -2/3 है। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ हो गया। तो नहीं हो पाएगा भाई। जब यहाँ फेल हुआ तो यहाँ भी फेल हो जाए, क्योंकि यहाँ भी x का वैल्यू इतना आना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि x का वैल्यू आ जाता है, इसके हिसाब से आ भी जाता है, लेकिन ये तो फेल हो गया, इधर भी आना चाहिए था। तो इसका मतलब कि ये पूरे तरीके से गलत है, यहाँ पर फाइंड नहीं कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। समझ में आया दोस्तों? अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पर आप फ़ोन करिए, मैं आपको समझा दूंगा। कोई बड़ा चीज़ नहीं था, या फिर आप थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। कॉपी खत्म हो गया क्या? 10 नंबर वाले क्वेश्चन में बोलता क्या है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ इच एंट्री 0 और 1 इज, कह रहा है ना कि कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं मैट्रिसेस। जैसे यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनिए, जैसे ये जो मैट्रिक्स है ना, वो कह रहा है कि 3 × 3 टाइप का है, क्लियर है। कितने सारे पॉसिबल मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं 3 × 3 टाइप के। यहाँ जो एंट्री है यानी कि एलिमेंट्स है वो 0 0 0, ऐसा भी हो सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो वही बोल रहा है कि 0 या तो 1, दोनों में से कोई भी होंगे। तो ऐसे अगर करने जाएं तो ये जो पेज आप देख रहे हैं ये तो भरेगा ही, साथ में मेरे पास जितना भी पेज है ना, लगभग 500 पेज, वो भी भर जाएगा। नहीं, 500 पेज नहीं भरेगा दोस्तों, मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया, मतलब भर जाएगा, 50 पेज भर जाएगा। तो हमारे परीक्षा बोर्ड में इतना तो है नहीं, 50 पेज तो मिलता नहीं है। तो बात ये आता है कि हम इसको कैसे हल करें, कैसे हम पता करें। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो एंट्री है ये क्या है? एंट्री का बात किया गया है कि 0 और 1, तो जितना भी दिया जाएगा, यानी कि 2 नंबर यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया हुआ है? 2 नंबर दिया गया है, और यहाँ पर बोल दिया गया है ऑर्डर 3 × 3 है। बस इसका शॉर्टकट यही है, यानी कि आप 2 का पावर 9 करिए, कितना होगा 2 का पावर 9? यानी कि हम कितनी बार 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 × 2 8, 8 × 16, 16 32 हो गया ना। तो इसका मतलब देखिए 8 16 32 64, और 64 × 2 करेंगे तो 128। ध्यान दीजिए, 122 × 8 मतलब 2 करेंगे तो 256, 256 × 2 करेंगे तो 256 × 2 यानी कि 512। ठीक है, तो 512 इज ए करेक्ट। आपको समझ में आ गया क्या?
अब हो सकता है आपको 0 और 1 और 2 और 3 इतना अगर दे देगा तो क्या हाल होगा आप सोच लीजिए। तो मैंने आपको बता दिया कि जितने नंबर दिए जाएंगे यहाँ लिखिए, 1 2 दिया ना 2, कितने ऑर्डर हैं, बस 3 इंटू 3 करिए 9, प्राप्त कर लीजिए। इस तरह से कंप्लीटेड हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करते हुए मिलेंगे। और दोस्तों मैंने बता दिया ना आपको, अगर लाइव पढ़ना है बेहतरीन तरीके से, मैं काफ़ी सालों से पढ़ाता हूँ, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप हमारे इस नंबर पर मैसेज करें, फ़ोन करें। याद रखिएगा, जिनको लाइव पढ़ना है 500 रुपीज़ पर मंथ लगेंगे। उनको जो भी सवाल पूछना है, IIT JEE का पूछना है, एडवांस का पूछना है, वो पूछ सकते हैं, मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आप या तो 12th मैथ NCERT का पढ़ना है, मतलब लाइव पढ़ना है, लाइव, ठीक है, आपको जितना सवाल पूछना है क्लास 12th मैथ से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों।